ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। एमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने? पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे? 6 महीने पहले बजट बना था, आज कोई जवाब देने वाला नहीं। IMF से क्या फायदा हुआ, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने करोड़ों के अतियात और अकाउंट्स को छुपाने का इंकशाफ सामने आ गया। क्या ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बतौर जमात कलअदम करार पा सकती है? क्या स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा है? पूछेंगे सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन से और प्रिंसिपल नर्स डॉक्टर इशफाक हसन से। Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ममनुआ अकाउंट्स की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ममनुआ अकाउंट्स की तहकीकात में तमाम सियासी जमातों की जानिब से करोड़ों रुपए के एहतियात इलेक्शन कमीशन से छुपाने का एलिजिडली इंकशाफ हुआ है। अगर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की स्क्रूटनी पर नजर डालें तो कुछ ये नजर आता है। पीटीआई ने अकॉर्डिंग टू द लीक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट थे और 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए। थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये सही रिपोर्ट नहीं हुआ, एक्चुअली नंबर कुछ और है, मगर बेसिक कंटेंट यही है। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स में साल 2008, 9 और 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को कनाडा और न्यूजीलैंड के अकाउंट्स की रसाई भी नहीं दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली हैं। तहरीक इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 9 खुफिया अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए और इस्तफसार पर सिर्फ 2 जाहिर किए। पीपल्स पार्टी अकॉर्डिंग टू पीटीआई ने 2013 में 9, 2014 में 11 और 2015 में 10 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। मुस्लिम लीग नून को एहतियात, पार्टी फंड्स, पार्टी टिकट्स, मेंबरशिप फीस समेत दीगर मद में कुल तकरीबन 63 करोड़ 91 लाख रुपए मौसूल हुए। नून लीग को मुख्तलिफ डोनर्स से 27 करोड़ की मुश्तबे ट्रांजैक्शन मौसूल हुई। मोहम्मद हनीफ नामी डोनर के जरिए 4.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई। भावन दास के जरिए 3 करोड़, हाजी आरिफ के जरिए 3 करोड़, यूसुफ अब्बास शरीफ के जरिए 6 करोड़, जबकि चौधरी तनवीर के जरिए 10 करोड़ की मुश्तबे ट्रांजैक्शन हुई। तमाम मशकूक ट्रांजैक्शन के एक ही अकाउंट में हुई। ये है इस वक्त की सूरत हाल। थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन एंड कानूनदान एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर एतजाज एहसन फॉर जॉइनिंग अस। ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये क्या बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है हुकूमत के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है? एक लिहाज से बन भी सकता है और पर इसमें मतलब है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो बड़ी बड़ी पार्टीज ने कहा, आपने ना जिक्र किया, नाम लिया है, इसमें सब छोटी बड़ी सब पार्टीज आ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त तक मेरा ख्याल है किसी पार्टी को भी एहसास नहीं था या उन पे कोई किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं बरती गई, किसी पार्टी को सैंक्शन नहीं किया गया। जब से कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1961 से आज आप देख लें 60 साल हो चले हैं, कोई किसी ने किया ही नहीं
डिक्लेरेशन देनी कोई इतनी एक्यूरेटली ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ फंड्स जो हों वो अकाउंट्स जो हों वो पार्टी से मुतल्लिक ना भी हों, पॉलिटिक्स से मुतल्लिक ना भी हों। अब टिकट्स के लिए जितनी कंट्रीब्यूशन आती हैं पार्टीज़ को, वो तो यकीनन आई एम श्योर एक अकाउंट में जाती हैं और वो एक बड़ी इनकम होती है। उसके बाद कोई डोनेशन दे दे तो डोनेशंस देने वाला भी हो सकता है अपना अकाउंट खोलना मुनासिब समझे कि अकाउंट खोल दिया और वो पार्टी को एक्सेस दे दी उसकी। कई इसकी फॉर्मुलेशंस हो सकती हैं, बट इसमें मेरा ख्याल है सारी की सारी पार्टी छोटी बड़ी सब ही आ सकती हैं और इनमें डिफ़ॉल्ट का जो जिम्मेदार कौन है और इनके अकाउंटेंट्स हैं पार्टीज़ के, बड़ी पार्टीज़ के तो आई एम श्योर अकाउंटेंट्स होंगे और बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और उन्होंने क्यों नहीं इसको लॉ को देखा और उनको समझाया। ये मेरे ख्याल में तो इट हैज़ बीन ए लैक्स प्रोसीजर। कोई इम्प्लीमेंटेशन की ऐसी कोशिश नहीं की गई ओवर द लास्ट 60 years ऑफ दिस लॉ, और वो फिर मेरा मतलब है सभी रिलैक्स्ड ही हो गए मेरे ख्याल। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर हम सिर्फ कानून पे देखें, अभी ये जो सिचुएशन है आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसमें बिल्कुल एक लैक्स सिचुएशन है, लेकिन अगर कानून के मद में रखें तो अगर कोई पार्टी, ये इररेलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि सभी ये कर रही हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी अकाउंट्स छुपाए या किसी ऐसे मुल्क से फंडिंग ले जहाँ या डिक्लेयर्ड ना हो, तो फिर कानून के मुताबिक क्या हो सकता है? उसकी जाहिर है उसको नोटिस होगा, उसको उसका बाकायदा ट्रायल होगा, उसके लिए उसको जस्टिफाई करना पड़ेंगे वो अकाउंट्स जो उसके उनसे दस्तबरदार होना पड़ेगा, या उनसे या तो वो एक्सप्लेन कर सकेगी कि पार्टी के ये हमारे अकाउंट्स नहीं हैं, अगर है और उन पे दस्तखत भी मेरे एज सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे होते रहे हैं और मैं उनसे चेक्स निकाल के फॉर द पर्पसेस ऑफ द पार्टी पे करता रहा हूँ और वो मैं डिनाई नहीं कर सकता, तो फिर तो पार्टी की डिसोल्यूशन तक मामला जा सकता है। बट आफ्टर अ फेयर ट्रायल एंड आफ्टर विटनेसेस विद रिगार्ड टू ईच अकाउंट। राइट। सो इत्तेज़ाज़ साहब, अगर हम किसी पार्टी का नाम लिए बगैर, किसी भी की तरफ पिन पॉइंट किए बगैर एक जनरल देखें, आपने कहा ये लैक्स सिचुएशन रही है, कोई इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं डाली गई, मगर हमने एक ख़तरनाक सुराख नहीं छोड़ दिया कि कोई भी आ सकता है, कोई भी फंड कर सकता है। हम अभी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक क्या लूप होल छोड़ दिया? ये ऐसा है एक छोड़ दिया या किसी ने गौर ही नहीं किया? मुझे तो लगता है किसी ने इस तरफ गौर ही नहीं किया, किसी ने इसका फिक्र ही नहीं किया। मैं फॉर इंस्टेंस काफ़ी सीनियर पोजीशन में रहा हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर आज भी हूँ अपनी पार्टी का। मैं फॉर इंस्टेंस और मैं कानून को भी जानता हूँ, बट आई हैव ऑलवेज बीन अस्यूमिंग, और इस पे किसी ने, मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं कि अकाउंट्स जो है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा जो कर रहा होगा बाकायदा क्वालिफाइड, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है तो फिर अनलेस हमें बताया जाए, हमें हमारे से अपील की जाए कि जी आप फंड्स दो, फ़ौरन दो, और जो हमारी कंट्रीब्यूशन है CEC मेंबर मंथली होती है, विच इज़ नॉट मच, बट वो ही अगर हम देते रहते हैं और सोचते हैं कि मामला चल रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट द लीडरशिप, इट इज़ द entire party I think, and not just the entire party, all parties, और सिर्फ all parties ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी और नैब भी, अगर नैब को इसमें कोई लाना चाहता है, मैं पहले ही इसलिए अर्ज कर दूं, हर कोई इस बारे में रिलैक्स्ड और सॉर्ट ऑफ केयरफ्री रहा है कि कोई इसमें
मेरे ख्याल में। जब वज़ीर मुमलिकत ये कह रहे हैं फारूक हबीब साहब कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी एहतियात छुपाए हैं, मुस्लिम लीग नून ने 63 करोड़ के एहतियात, पीपल्स पार्टी ने 34 करोड़ रुपए के एहतियात छुपाए, सो इट्स एंटायरली पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल, और उसमें छुपाने की कोई नीयत नहीं हो सकती नेसेसरली, ये मैं ये कह रहा हूँ। वो मेंस रिया जो ज़रूरी है फॉर ए क्राइम, वो ज़रूरी नहीं हो कि हो। अगर है तो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। अगर इस माइंड से और विद कंसर्टेड डिलिबरेट माइंड से ये पैसे, फिर तो वो पीलिंग ऑफ द फंड्स ऑफ द पार्टी होगा ना, कि पार्टी के फंड्स हैं और आप उनमें से 60% को, या जो अभी आपने बताए फिगर मिसाल के तौर पे नवाज लीग के 60 समथिंग करोड़ आप उसमें से निकाल लेते हैं, या उनको उन फंड्स को चैनल नहीं होने देते इन दी अकाउंट्स ऑफ द पार्टी, तो वो तो फिर बड़े सीरियस इश्यूज बन जाते हैं उसके। जो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी कहा कि इस केस को जाने दें, पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी नहीं बचेगी अगर आपने इसको संजीदगी से परस्यू किया। आपको भी ये लगता है कि इसका क्या होना चाहिए फिर? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, क्या तरीका क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए तो डिसिप्लिन आ जाए। पहले के लिए तो मेरा ख्याल है कि आप अगर क्रिमिनल इंटेंट ढूंढना शुरू करेंगे, जो कि और केसेस में फॉर इंस्टेंस अगर कोई मैंने फ्लैट ले लिया है, अपार्टमेंट ले लिया है, उसको छुपाया है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बारे में ट्रूथफुल डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे तो आज मेरा ख्याल है कोई 20-22 साल से, बल्कि ज़ियाउल हक जब आया तो ज़ियाउल हक ने एक मार्शल लॉ रेगुलेशन निकाली थी जिसमें हम सबको एसेट्स डिक्लेयर करने पड़े थे। तब से बड़ा सीरियस एवरी ईयर FBR भी, नैब भी और FIA भी डिक्लेरेशन जाती है, वहाँ भी वो बड़ा सीरियसली उस प्रोसेस को लिया जाता है। और अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो निकल आए कुछ, तो उसको बड़ी तशहीर होती है, सोशल मीडिया भी उठा लेता है और बहुत कुछ करता है। लेकिन ये एक इशू है, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि डिसिप्लिन ना हो, डिसिप्लिन होना चाहिए। बट आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। मैं रीजनेबली पढ़ा लिखा इंसान हूँ और आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ओन टैक्स ड्यूज। मैं लास्ट ईयर, इस दफ़ा कोरोना से डाउन हुआ है, कोरोना से पहले अभी मैंने कुछ ज़रा कम किया है, स्लो डाउन हुआ हूँ, पर कोरोना से पहले मैं अभी देख रहा था कितने साल में टैक्स दिए जा रहे हैं। मैं कोई 3-3.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स खुद देता था, अपना देता था। आपको तो उस पर क्लैप है, वी वुड लाइक टू क्लैप फॉर यू। आपको पता ही होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 2000 रुपए टैक्स दिया है। अच्छा, वो मैं आपको बताऊं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1994 टू 1997 3 years क्यूमुलेटिवली 577 रुपए टैक्स दिया था। मेरे पास इस कमरे में उसका सबूत मौजूद है जो मैं पार्लियामेंट में पेश कर चुका हूँ। 6 जून 1998 को सबसे पहली मरतबा प्रोड्यूस किया था वो डॉक्यूमेंट, जिस पे मियाँ साहब के अपने दस्तखत हैं कि एक 1994 में ज़ीरो इनकम टैक्स, 1995 में 577 रुपीज़ इनकम टैक्स एंड 1996 में या 7 में फिर ज़ीरो इनकम टैक्स। तो ये तो अब इस पे टैक्सेशन पे या अपने पर्सनल एसेट्स पे तो बड़ी कड़ी निगाह शुरू है और काफ़ी देर से है, लेकिन ये पहली दफ़ा ये शायद हो रहा है इस साल के इतने एनालिसिस इतना किया जा रहा है। मैं खुद तो पार्लियामेंटेरियन अब नहीं हूँ, पर मैं तो 1970 से इनकम टैक्स दे रहा हूँ और मोस्ट रिसेंट रिटर्न्स वर वेरी वेरी लार्ज कॉर्पस ऑफ इनकम टैक्स। ये जो इनमें इन सबसे ज़्यादा मियाँ साहब से ज़्यादा, और मियाँ साहब ने जिस दिन
जिस साल 3 सालों में 577 रुपीज, एंड आई एम सेइंग दिस Priya on the record to be challenged by them anybody, और मैं ये 10 मरतबा पहले कह चुका हूँ आपकी मीडिया पे कि 577 रुपए इनकम टैक्स इन 3 इयर्स, जिसने 577 रुपए इनकम टैक्स 1997 में दिए हो, 0 इनकम टैक्स इन 1997, वो इतना करोड़पति अब अरबपति कैसे बन गया? ये पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसी बात। पर ये पार्टी का जो है, इस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बुनियादी तौर पे, टू बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, उसके लिए मेंस रिया भी चाहिए, उसको गिल्टी माइंड भी होनी चाहिए कि देयर इज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड these money being received by the political party, और उसकी लीडरशिप उसमें से डिफेल्केशन कर रही हो, और उसमें से डिलिबरेट माइंड विद अ डिलिबरेट क्रिमिनल माइंड वो ये कर रही हो। So ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करना मुश्किल है कि डिलिबरेटली क्रिमिनल ऑफेंस है, इट्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। सारों पे आएगा, सब पे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको मेरा ख्याल है जिसने इस एहतियात से स्वाय हो सकता है आई डोंट नो, उनमें भी अकाउंटेंट बैठ जाए तो क्या कुछ निकाल ले, और हो सकता है जमात इस्लामी ने ऐसा डिसिप्लिन दिखाया हो, पर उसके लिए जो चाय की प्याली यहाँ पे पी है 4 आदमियों ने बैठ के, आज मिसाल के तौर पे नीला गुंबद की एक दुकान पे, वो उनको अकाउंट नहीं किया होगा, वो भी ऐसे इतनी मेटिकुलस अकाउंटिंग किसी पार्टी ने ना की है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, ना उनके कैपेसिटी में है कि वो कर सके। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, आपने सबसे पहले नवाज शरीफ के बाहर जाने पर कहा था कि उनका बाहर जाना इमरान खान की हुकूमत की ज़मानत है, अब उनके वापस आने की बातें हो रही हैं, क्या वापस आ रहे हैं वो? आपका क्या ओपिनियन है? मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मियाँ साहब के लिए कानूनी दुनिया में इस मुल्क में डिफरेंट है। राइट, किसी को दुनिया में कोई प्रेसिडेंट, आप जापान का, बरतानिया का, अमेरिका का, हिंदुस्तान का, कोई मुझे दिखा दे, साउथ अफ्रीका का, 200 मुल्क हैं, उनमें उनकी तारीख बड़ी बड़ी तवील तारीख है, उनकी सारी तवील तारीख में कोई एक बंदा बता दें कि जिसने क्रिमिनल हो, कन्विक्टेड हो, और उसको ये नहीं सिर्फ बेल हुई हो, बेल तो हो जाती है, बहुत सौखी होती है, क्रिमिनल अपील में उनकी बेल हो जाती है, लेकिन उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी हो, और वो भी ऑन ए लिटिल नोट, नॉट इवन अ बॉन्ड, ऑन एन एफिडेविट और अ स्टेटमेंट बाय हिज ब्रदर कि ये ज़रूर आएगा और मैं इसको लेके आऊँगा। ये दुनिया की तारीख में ये गवाह है दुनिया की। ये सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली को और हमारे कोर्ट्स में से ऐसी रिलीफ में किसी अदालत ने। देखो, मैं आपको बताऊं, हमारे जो जजेस हैं, ये बेशक एक मिनट, सॉरी, बेशक ये इनमें से बहुत डेडिकेटेड और बड़े ईमानदार लोग हैं, बीच में काली भेड़ें भी होती हैं हर जगह, पर इस खानदान ने, शरीफ खानदान ने एक ख़ास एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बताई है फॉर द जुडिशरी एंड देयर रिलेशनशिप। वो बड़े माहूम और गैर और मुबहम से अंदाज में आप देखें, इन्होंने कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो जब वो साबिक जज हो गए और उनको सुप्रीम कोर्ट के बाद आफ्टर देयर टेन्योर वाज ओवर 6 साल के लिए सेनेटर बनाया है। उनका पार्टी से क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक नहीं था पार्टी से। अगर था तो फिर वो अफजल लोन साहब के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया, वो कमीशन में, वो जो कमीशन कोऑपरेटिव्स के पैसों की के लुट जाने की कमीशन थी, उससे पे उनके हक में फैसला किया, उनको ले गए सुप्रीम कोर्ट में। उनके दूसरे 2
जजेस साथ जो थे उनको नवाजा खलील रहमान खान साहब थे, वो भी बड़े अब वो रेक्टर लगे हुए हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, और वो भी अच्छा। फिर आपने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने बीसीसीपी का चेयरमैन, बीसीपी का चेयरमैन लगा दिया। भाई बीसीपी के चेयरमैन एक सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिकेट का क्या पता है? उसको क्या पता है लॉन्ग ऑन क्या होती है, लॉन्ग ऑफ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सिली पॉइंट क्या होता है, गली क्या होती है, स्क्वायर कट क्या होती है, लेट कट क्या होती है, उसको क्या पता है? कवर ड्राइव का ज्यादा से ज्यादा उसको पता होगा, या लेग ब्रेक का पता होगा, वो भी सुन के कमेंट्री हमारे मुल्क में सबको पता है क्रिकेट का। अब उसको क्या पता है, लेकिन पर उसको बीसीपी का चेयरमैन बना दिया। एक और सुप्रीम कोर्ट के जज, ये मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के जजेस के तो कोई मेरा ख्याल है शुमार ही नहीं जितनों पे इन्होंने आफ्टर देयर रिटायरमेंट करम नवाजियाँ की हूँ। और एंड इट इज लेजिटिमेट इन अ सेंस, politically it should be viewed adversely, and the judges should themselves not offer their talents and their services to any government or appointment or इस किस्म के political appointments. फिर एक और जज को बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो हार गए इलेक्शन, वरना वो जीत जाते तो वो हो जाते अनदर प्रेसिडेंट। फिर उनको गवर्नर बना दिया सिंध का, ऑल्दो ही डाइड सून देयर आफ्टर। पर ये तो सारा जुडिशरी के हवाले से है। आपने तो ये भी कहा कि उनकी डील हो रही है कुछ जनरल्स के साथ, सो जुडिशरी का अलग मामला है, ये तो एक अलग बात हुई फिर कि अगर वापस आए तो शायद डील के तहत आए। अगर वापस आए तो डील के तहत ही आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, वैसे बिल्कुल हरगिज नहीं आएंगे। आप देखें कि ये जब पहली दफा गिरफ्तार हुए 1999 में, तो विद इन अ ईयर ये डील कर बैठे थे। वो जो ये सरूर पैलेस चले गए 10 दिसंबर सन 2000 को, ये सरूर पैलेस फ्लाई करके चले गए, और वहाँ पैलेशियल लिविंग और बड़ी खातर खिदमत ये वो सब, और एक तरह की आधी रिहाई तो इनकी हो गई, और लिख के तहरीरी मायदे के तहत गया, और मानते ही नहीं थे कि मायदा है, कोई मानते ही नहीं थे। फिर वो मायदा, वो शहजादा एक आया सऊदी अरब वाला में से थे, वो मुशर्रफ के इसरार पे, और उसने कहा ये मायदा है, ये दस्तखत है उनके, 10 साल हम सियासत ही नहीं करेंगे और मुल्क में वापस ही नहीं आएंगे, हमें आप भेज दे सऊदी अरेबिया। तो ये मानते नहीं है। पर ये भी एक और देखो कमाल है, मैं आफरीन है हमारे लोगों को जो उनके साथ चलते हैं। एक ऐसा खानदान है, आप देखो कोई दुनिया में होगा सियासत में या किसी शोबे में कि जिसने 4 कम से कम या 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स या सबूत निकाले हैं जो कि अदालत में पेश होने के लिए भी 1-2 दिए उनको, जो फैब्रिकेटेड निकले हैं, और उन अपना सारा दिफा उन पे कैलिबरी फॉन्ट वाला फैब्रिकेटेड। शहजादे का खत, कतरी शहजादे का खत, कोई कतरी शहजादा वो लेके ही नहीं आए, जो जेन्युइन होता है उसके बंदे को आप लेके आते हैं, अदालत में जाके खड़ा करते हैं, कहते हैं जी ये बात इसने ये वहां कही थी, अब फिर खड़ा है यहाँ कर। लेकिन आपने ही अपना बयानिया ही बदल दिया था। कतरी शहजादे के खत में कहा कि कतरी शहजादे से पैसे मिले थे हमें, वो उस पे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कह दिया कि हमें तो पैसे जो हमने लिए थे वो लिए थे कि लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर दी थी हमारे लिए बहुत सी, और बड़े उनके ममनून है कर्जे असला। बड़े साहब आपने स्पेसिफिकली कहा कि डील हो चुकी है, सो यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा इकबाल साहब हमारे शो पे आए, उन्होंने कहा कि नाम बताएं एतजाज हसन साहब कि किन से डील हुई है। किन से डील हुई है इनकी, नाम मैं बताऊं? हो गई है,
Are you like you? आप उस पे कायम हैं? I don't think कोई anybody is interested in a deal with him. कोई डील नहीं हुई, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डील हो गई है। मैंने तो ये कहा है कि अगर ये आए तो डील के जरिए आएंगे, डील के बगैर नहीं आते। राइट, पर एक तासुर कायम हो गया आपकी स्टेटमेंट के बाद कि शायद डील हो रही है या कोई इंटरेस्टेड है डील करने के लिए। खुद PMLN ने भी कुछ ऐसा तासुर दिया पिछले दिनों, ये लगने लगा था कि तासुर दिया ना, PMLN ने तासुर दिया है। वो एक उनके लीडर, बड़े लीडर, एंड ही इज probably the best man in that party। वो कहते हैं मैं, मेरे शक्ल देखो मगर मैं हंस रहा हूँ, तो उससे आप अंदाजा लगा लेना कि डील हो गई है और मैं मियाँ साहब को 20 तारीख को लेके चला जाऊंगा वापस यहाँ से। एक दूसरे हैं, वो कहते हैं हाथ उठा लिया, देखा हाथ उठा लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने जरा सा, तो हम हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई इन KP के लोकल इलेक्शन। और दो नून की वहाँ एक सीट आई है, नून की बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई है, हमारी भी बुरी हुई है, हमारी भी बहुत बुरी हुई है, और उस जितनी हुई है नून जितनी, पर नून उसमें कोई फख्र नहीं से कह सकता कि जी हमने उड़ा दिया। वो मौलाना तो फिर भी कह सकता है कि इन्होंने हाथ उठाया जरा, तो हमने मौका। अब हाथ अगर उठाना, हाथ उठ गया वैसे एतजाज हसन साहब, व्हाट डू यू थिंक? हाथ उठा है, आपका क्या ख्याल है? पर यार देखो, कोई नहीं उठा छुठा, ये उसी तरह की बात है जिस तरह ये नून वाले दिन रात याद कराते रहते हैं। ये नून वाले PTI के इमरान खान ने कहा था अंपायर की उंगली उठने वाली है, अंपायर की उंगली उठने वाली है। ये वही चीज है, अंपायर की उंगली पे उठने पे ये बड़े खुश। और मौलाना साहब भी कहते हैं देखा हमने, उन्होंने थोड़ा सा हाथ हटाया और हमने मार का मार लिया। एहसन इकबाल भी ये कहते हैं, शायद खाकान अब्बासी भी फूले नहीं समाते कि जी हमने ये तो उस हाथ और उस अंपायर की उंगली के पे ही करने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब, जो राना शमीम के बयान हल्फी केस में जंग जियो दी न्यूज़ के मालिक, सहाफ़ी, रेजिडेंट एडिटर सबके खिलाफ 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। अंसार अब्बासी साहब भी उसमें, ये आपका क्या कमेंट है इस फैसले के ऊपर? देखें, ये तो जो राना शमीम है उसमें तो इस वक्त तो बेसिकली 2 बंदे आते हैं फ्रैंकली, और मेरा कोई इसमें एक्चुअली ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या कुछ हूँ, पर टेक्निकली 2 बंदे आते हैं, उससे ज्यादा इस केस पे ज्यादती हो रही होगी। वो 2 बंदे राना शमीम हैं, और बदकिस्मती से जिसने रिपोर्ट किया है वो सारा अंसार अब्बासी। अंसार अब्बासी साहब ने ये मुझे किसी ने बताया कि क्या, उन्होंने कहा कि ये तो मुझे ओरिजिनल कोई मिला नहीं था ये, और मैं तो स्टोरी बस सुन के की है। नहीं, उन्होंने ये बात क्लियरली की है कि मैंने कॉल की और फिर मुझे किसी और नंबर से कॉल की, राना शमीम ने कंफर्म किया है उन्होंने, तब मैंने ये छापा है। बाद में राना शमीम ने ये बात नहीं मानी, बट अंसार अब्बासी का मौक़िफ़ ये है कि मेरे पास वो टेक्स्ट मौजूद है जहाँ उन्होंने कंफर्म किया है। अच्छा ठीक है, तो वो उनकी कॉन्फर्मेशन पे उन्होंने कर दिया। फिर तो राना शमीम ही एक बचता है जिसमें रियल एक्शन होना चाहिए, सिवियर एक्शन होना चाहिए। राइट, उसने मिसलीड करने की कोशिश की है, पर उसका मैं आपको एक चीज बता दूं, उसने कोई अपने तौर पे नहीं की, उसको इतना मोहब्बत प्यार नहीं आया। हो सकता शरीफ ख़ानदान पे यकदम और 3 साल बाद साकिब निसार के ख़िलाफ़ उसका जज्बा पता नहीं ईमानी जाग पड़ा या क्या। वो बेसिकली ये शरीफ ख़ानदान ने एक और डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया। इन्होंने फैब्रिकेट किया वो टेप जो अरशद मलिक वाला था, वो किसी अदालत में पेश नहीं किया। इन्होंने कोलिब्री फॉन्ट वाला, कतरी प्रिंस वाला, अब इन्होंने ये जो राना शमीम को करॉबोरेशन के तौर पे ला रहे थे कि जो इन्होंने टेप बनाई छोटी सी स्ट्रिप 35 के 30 या 35 अल्फाज अदा करवाए
साकिब निसार की आवाज़ में वो उठा के मुख्तलिफ तकारीर से साकिब निसार के और वो जोड़ के और उसमें से एक बना लिया बयानिया। उसका बयान है कि हमें ऊपर से हुक्म आ रहा है और हमने जीतने नहीं देना नवाज शरीफ और मरियम को, इनको बाहर ही आने नहीं देना, और जो खान साहब को हमने बनाना है। जी उसकी जब फैब्रिकेशन पकड़ी गई तो तब इनको सारी ये मुश्किल बनी है, वरना उन्होंने अदालत में उस को पेश करना था, खुद पेश करते, पेश करते। अब वो उसको corroborate कराने के लिए ये राना शमीम को ले आए कि एक कम से कम ये कह दे कि जी मेरे सामने भी साकिब निसार ने ये कहा, जो इस टेप में है, ताकि टेप की तस्दीक हो जाए। So basically the answer is कि आपके ख्याल से राना शमीम के खिलाफ में ये मामला बनता है। Thank you so much एजाज हसन साहब for joining us. Break ले रहे हैं, we will be right back. वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज फाइनेंस तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और बिल को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर सेनेटर अज़हर अब्बादी ने कहा कि बिल IMF के कहने पर पेश हुआ, स्टेट बैंक को गिरवी रखा जा रहा है, कौम IMF और अमरीका के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल पर अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती हलकों से भी तहफ़्फ़ुज़ात की इतलात आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी इदारों को मजबूत करेगी, लेकिन अपोजिशन इस मौक़िफ़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज खाकान अब्बासी साहब ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस पर तनकीद कर रहे थे, उनको भी देखिए। स्टेट बैंक को जो हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं, क्या ये दुनिया के किसी और मुल्क में है? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इसका पाकिस्तान के गरीब अवाम पर क्या असर पड़ेगा? इस पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की कौमी सलामती पर क्या असर पड़ेगा? पार्लियामान बंद है, असेंबली में ये बिल पेश हुआ, उसके बाद से पार्लियामान बंद कर दिया गया, क्योंकि अवाम की तकलीफ की कोई बात पाकिस्तान के पार्लियामान में नहीं हो सकती। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अशफाक हसन हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हुकूमत का दावा है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का फैसला दुरुस्त है, अपोजिशन का दावा बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है। आपका क्या ओपिनियन है, हुआ क्या है? हुकूमत कहती है कि बिल्कुल ठीक है और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंसर्न भी शो किया जाता है। ये तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक है और दूसरी तरफ आप अखबार में अपने कंसर्न शो कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंसर्न। तो ये तो दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। तो पहले फैसला कर रहे हुकूमत वक्त कि ये बिल ठीक है या वाकई इनमें इनको इतराज़ है, क्योंकि कंसर्न उन्होंने शो किया हुआ है और ये अखबार की जीनत बनी है, कहीं से रिबटल इसका इशू नहीं हुआ है। तो इसलिए पहले हुकूमत ये तय करे कि ये बेहतर है या इसमें प्रॉब्लम है। जहाँ तक कि जो अभी बिल है इसमें अभी भी बहुत सारे, कुछ तो जो हफीज शेख साहब के ज़माने में जो पास हुआ था स्टेट बैंक का, जो कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी थी, उसमें थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली की गई है, लेकिन अभी भी इससे बहुत बड़े बड़े इश्यूज मौजूद हैं जो बहुत मसाइल क्रिएट करेंगे जो भी हुकूमत होगी उनके लिए। मिसाल के तौर पे हुकूमत बोरो नहीं कर सकती है स्टेट बैंक से, और यही IMF था जब जिन्होंने हमें ये कहा था कि आप बिल्कुल बोरो कर सकते हैं, लेकिन हर क्वार्टर में आपकी बोरोइंग जो है वो जीरो हो जानी चाहिए। यानी डे टू डे के लिए जब आपको जरूरत पड़े तो आप ले लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आप वापस कर दें सारा पैसा, ताकि वो नेट जो है वो जीरो हो। तो अब IMF कहता है कि आप बोरो ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक इसमें कई मसाइल हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा। हम जितना महीने में रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, महीने में हमारा एक्सपेंडिचर उससे कहीं ज्यादा होता है। तो दो बातें होंगी हुकूमत वक्त के पास में, या हुकूमत फिर
कमर्शियल बैंक से बोरो करे या फिर स्टेट बैंक से बोरो करे या दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना ले, थोड़ा यहाँ से बोरो किया, थोड़ा वहां से बोरो किया। तो अगर हुकूमत जो है कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी तो कमर्शियल बैंक नेचुरली चीज है कि वो एक्सप्लॉइट करेगा सिचुएशन को। उसको पता है कि गवर्नमेंट के पास कोई और एवेन्यू नहीं है, हमसे ही पैसा लेना है, हमने ही देना है, तो रेट फिर अपनी मर्जी का लेंगे वो। दूसरी चीज ये है कि जब वो हुकूमत को पैसे दे रहे होंगे, हुकूमत के साथ फिर बिजनेस कर रहे होंगे, तो फिर लेंडिंग का किसको करेंगे? प्राइवेट सेक्टर को क्यों देंगे पैसा वो? तो फिर हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें यह है कि कम से कम एक जो है मैं सजेशन के तौर पे दे रहा हूँ कि आप कोई लिमिट लगा दें कि महीने में 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते हैं, या एक क्वार्टर में X% से ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते हैं। लिमिट लग जाए और फिर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आप सारा पैसा वापस भी कर दें, तो ये हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इसका बड़ा हैवी बजटरी कॉस्ट होगा। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो प्रॉफिट अपना कमाता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से शेयर करता है, ठीक, और ये तकरीबन 1000 बिलियन के करीब है जो वो शेयर करता है। तो अगर उसमें ये होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, तो फिर ये 1000 अरब का जो बजटरी हिट है वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? टू दैट एक्सटेंट हमारा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, फिर हमें इतना बोरो करना पड़ेगा, फिर हम कर्जों में डूबेंगे मजीद। तो इसके बड़े बड़े मसाइल अभी हैं जो इसको हल करने की ज़रूरत है। अगर स्टेट बैंक इतना जो कमाता है, कमाकर अगर हुकूमत पाकिस्तान से शेयर नहीं करेगा तो वो रुपया रख के करेगा क्या वो? आज भी किसी ने मुझे बताया कि स्टेट बैंक के अपने सालाना अखराजात 50 अरब पे पहुंच गए हैं। तो ये किधर क्या खर्च कर रहा है स्टेट बैंक अपने ऊपर? 50 अरब रुपया उसका अगर बजट है साल का खर्च करने का 50 बिलियन, वो क्या कर रहे हैं? पता चला कि किसी के 2 करोड़ रुपए तनख्वाह है, किसी के 2.5 करोड़ तनख्वाह है, किसी के 1 करोड़ तनख्वाह है। इस गरीब मुल्क में तनख्वाहें देखे कैसे कैसे ली जा रही हैं। तो भाई इस किस्म से काम नहीं चलेगा। ये गरीब मुल्क है और इसके बहुत मसाइल हैं माशी, और इसमें हर सेगमेंट ऑफ जो स्टेक होल्डर है उन्होंने सब ने मिलकर काम करना है। ये कोई आइलैंड, कोई जजीरा बनाकर अलग से यहाँ पर नहीं चल सकता है। सेंट्रल बैंक हुकूमत पाकिस्तान का बैंक है, लिहाजा हुकूमत के उसकी जो हुक्मरानी है वो उस पर जरूर कायम रहेगी। ठीक है, आपको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं आप हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज बाय डॉक्टर शफाकत सर। उनका ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जरूर मिलेगा, लेकिन और जो मामला गंभीर हो सकते हैं उन पे नजरसानी की जरूरत है। बहुत शदीद मसाइल का सामना हो सकता है। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। के